अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, आए दिन झटपट लोन अप्रूव करने के मैसेज और कॉल अक्सर आते होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कर्ज के जंजाल से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। और इसके जाल में फंसकर न सिर्फ लोन लेने वाला बल्कि पूरा परिवार ही तबाह हो जाता है। लोन बांटने वाले रेप्यूटेड बैंकों को छोड़ दें तो आजकल कई ऐसे लोन ऐप्स चल रहे हैं जो ग्राहकों को पहले प्रलोभन देकर फंसाते हैं और फिर ऐसा फंसा देते हैं कि उनके चंगुल से बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। और इसका ताजा उदाहरण तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिला है, जहां ऐप लोन के चक्कर में फंसकर एक पूरे हंसते खेलते परिवार ने खुदकुशी कर ली। हालांकि ऐसे ऐप्स पर शिकंजा कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले से ही गाइडलाइन बना रखी है, फिर भी ये लोगों को आसानी से फंसाने में कामयाब हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी ऐसे फर्जी लोन ऐप्स के चक्कर में फंस गए हैं और जिंदगी आपकी तबाह हो रही है तो आप बचें कैसे। सबसे पहले बात करते हैं उस दिल दहला देने वाली घटना की जिसके पीछे लोन ऐप बड़ी वजह है। भोपाल में एक शख्स को लोन रिकवरी के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने 2 छोटे छोटे बच्चों और पत्नी के साथ खुदकुशी कर ली। मृतकों में 8 साल का बेटा, 3 साल की बेटी समेत पति पत्नी शामिल हैं। एक छोटी सी गलती इस परिवार पर इतनी भारी पड़ी कि बच्चों को जहर देकर सामूहिक खुदकुशी जैसा फैसला करना पड़ा। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसे पढ़ने पर साफ होता है कि इस परिवार को मार्केट में फैला एप्स लोन का जंजाल पूरी तरीके से निगल गया। इस तरह के 1-2 नहीं बल्कि ढेर सारे एप्स चलन में हैं जो लोगों को सस्ती दर पर मिनटों में लोन दिलाने का वादा करके अपना शिकार बना रहे हैं। देश में डिजिटल लीडिंग से जुड़े फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, जिन्हें लेकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं और कड़ी गाइडलाइंस भी तय की गई हैं। बावजूद इसके इन पर शिकंजा नहीं लग पा रहा। केंद्रीय बैंक ने एक वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग इंक्लूडिंग लेंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्स यानी कि WGDL का गठन किया था और जिसने 13 जनवरी 2021 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे RBI ने वेबसाइट पर अपलोड किया था। दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल उधारदाताओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया। इनमें RBI द्वारा रेगुलेटेड संस्थाएं और लेंडिंग कारोबार करने की अनुमति, अन्य वैधानिक और नियामक प्रावधानों के अनुसार लेंडिंग के लिए ऑथराइज्ड संस्थाएं जो RBI द्वारा विनियमित नहीं हैं और किसी भी वैधानिक या नियामक प्रावधानों को दायरे से बाहर उधार देने वाली संस्थाएं शामिल हैं। RBI द्वारा तय की गई गाइडलाइंस पर गौर करें तो सभी लोन का वितरण और पुनर्भुगतान के बैंक और उधारकर्ता के बीच ही किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट मध्यस्थता प्रोसेस में लोन सर्विस प्रोवाइडर को देय शुल्क का भुगतान कर्ज लेने वालों को नहीं बल्कि डिजिटल लोन देने वाली संस्थाओं को करना चाहिए। इसके साथ ही लोन देने का बिजनेस सिर्फ उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो या तो RBI द्वारा विनियमित हैं या ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें किसी अन्य कानून के तहत ऐसा करने की अनुमति दी गई है। यह आपको चेक करना चाहिए। केंद्रीय बैंक के मुताबिक इसमें किसी भी थर्ड पार्टी जैसे RE, LPS की कोई भी भूमिका नहीं होगी। डिजिटल लोन सीधे लोन लेने वालों के बैंक अकाउंट में जमा किया जाना चाहिए, न कि किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से भेजना चाहिए। इसके साथ ही ग्राहकों की मंजूरी के बगैर क्रेडिट लिमिट को अपने आप बढ़ाने पर भी रोक लगाई गई थी। अन्य नियमों की बात करें तो RBI ने अपने दिशा निर्देशों में बताया था कि कोई फीस चार्ज अगर LPS को दिया जाता है तो वो RE द्वारा वहन किया जाएगा, न कि लोन लेने वाले पर बोझ बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेंडिंग पर यह गाइडलाइन विशेष तौर पर थर्ड पार्टी के अनियंत्रित जुड़ाव, गलत बिक्री, डेटा गोपनीयता के उल्लंघन और अनुचित व्यावसायिक आचरण, ब्याज दरों पर शुल्क लगाने और अनैतिक वसूली जैसे संबंधित चिंताओं के लिए जारी किए थे। रिजर्व बैंक की सख्त गाइडलाइन के बाद भी लगातार देखने को मिल रहा था कि कई तरह के फर्जी लोन ऐप लोगों को ठग कर मोटी कमाई करने में लगे हैं। लोग इन डिजिटल लोन ऐप से लोन लेने के बाद रिकवरी के लिए उत्पीड़न का इस कदर शिकार होते हैं कि खुदकुशी का रास्ता अपनाने से भी वो परहेज नहीं करते। इसका उदाहरण भोपाल में देखा। आप किसी इमरजेंसी की स्थिति में डिजिटल लोन ऐप की मदद से लोन लेने की अगर सोच रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। RBI इस तरह के लोन लेने वाले ग्राहकों को कुछ अधिकार देती है जिसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है।
डिजिटल तरीके से लोन लेने से पहले ऋणदाता की ओर से लगाए जाने वाले शुल्क का पता कर लें। लोन लेने वाले ग्राहक लेंडर को लोन अप्रूवल से पहले ग्राहक को की फैक्ट स्टेटमेंट देना होता है, जिसे ग्राहक द्वारा अच्छी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। ग्राहक को लोन पर लगने वाले सालाना ब्याज, एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट फीस, उधार लेने की लेते की लागत का पता वो भी आपको होना चाहिए। बैंक या डिजिटल लोन प्रोवाइडर की ओर से जितना भी लोन अप्रूव किया गया है वो डायरेक्ट आपके खाते में आना चाहिए। आपके लोन को बैंक से एक बार स्वीकृति मिलने के बाद लोन की रकम किसी थर्ड पार्टी के पास या किसी पूल खाते पर नहीं की जानी चाहिए, यह आपको इसका ख्याल रखना होगा। कर्ज लेने वाले ग्राहक को लोन स्वीकृति से लेकर अन्य सभी टर्म एंड कंडीशंस के बारे में जानकारी मेल पर भेजनी चाहिए। लेंडर द्वारा भेजे गए मेल में भुगतान और जुर्माने से संबंधित जानकारी लिखी हुई होनी चाहिए, जिसमें दंडात्मक प्रभार, पेमेंट से पहले लिए जाने वाले प्रभार की दर अगर है तो स्पष्ट रूप से उसका जिक्र होना चाहिए। लोन डिजिटल लोन ऐप की मदद से लोन लेते समय ऐप को उधार लेने वाले व्यक्ति की डेटा की जानकारी लेने की सहमति लेना भी जरूरी है। लोन लेने वाले के पास ये पूरी छूट है कि वो अपना डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना चाहता है या फिर नहीं। डिजिटल लोन ऐप की मदद से लोन लेने पर किसी तरीके की समस्या का सामना होने पर लोन लेने वाला अपनी समस्या की शिकायत नोडल शिकायत निवारण अधिकारी के पास कर सकता है, जो भोपाल केस में नहीं हुई। नोडल शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करने का विवरण आपको मुख्य तथ्य विवरण पर इसका जिक्र आपको वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा। शिकायत दर्ज होने के 30 दिनों के अंदर किसी तरह का समाधान न होने पर आप अपनी शिकायत आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, साइबर सेल में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आपको वो पहला कदम चलना होगा। अगर आप पहला कदम नहीं चलेंगे तो फिर जो भोपाल में हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए जागरूक बनिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।